हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे और अपनी निरंतर पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जिसमें बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और जो उच्चतम न्यायालय है वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। क्योंकि देखिए, संविधान में न्यायपालिका का संविधान के 3 अंग है: कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा उसी के साथ विधायिका। इन तीनों में समन्वय बनाया गया है, क्योंकि इनका इस प्रकार समन्वय किया गया है ताकि कोई भी एक अंग भारत में लोकतंत्र को ध्वस्त न कर सके। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र न्यायपालिका काफी महत्वपूर्ण है। और मूल अधिकारों के हनन के लिए सर्वोच्च अपील का जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है भारत में। और बिना अधिकारों के संरक्षण के मूल अधिकार एक खोखले बर्तन की तरह, किसी खोखले वस्तु की तरह हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी को मूल अधिकार दिए और उसको संरक्षण ही नहीं दिया, तो उन मूल अधिकारों के हनन का हमेशा डर रहेगा, खतरा रहेगा कि उनका हनन हो सकता है। लेकिन भारतीय संविधान, जो कि एक बहुत ही सोच समझ के, विवेक से भारत के प्रतिनिधि थे जो उनके द्वारा बनाया गया था, इसीलिए भारतीय संविधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने मूल अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकती है, अनुच्छेद 32 के तहत। उसी के साथ जो उच्चतम न्यायालय है उसको अधिकारों के हनन पर रीट जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो मुख्य 5 रीटें जारी करता है उच्चतम न्यायालय। देखिए कौन कौन सी रीटें हैं, तो हम रीटें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो 5 प्रमुख रीटें हैं वो जारी करता है और उसके तहत उच्चतम न्यायालय के पास क्या क्या अधिकार हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है, जो रीटें है वो याद करने में काफी दिक्कत होती है। सभी के सभी जो रीट्स हैं वो एक जैसी हो जाती हैं, अंतर समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी अंतर को अच्छे से समझेंगे। और इसका देखिए 5 कौन कौन सी प्रमुख रीटें हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए इसके अंतर्गत फिर करण आ गया है, करण शब्द आया है। करण का मतलब है प्रक्रिया से, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो अपराधी है, जो बंदी है या जो व्यक्ति है, उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत, सशरीर प्रस्तुत की प्रक्रिया। करण है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी प्रक्रिया है जब किसी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उसको 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को सहशरीर प्रस्तुत होना आता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसी के साथ जो अगली रीट है उसको आती है परमादेश। परमादेश ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आज्ञा देना। इसका अर्थ है आज्ञा देना। देखिए परमादेश यानी परम आदेश, यानी कि उच्चतम न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ जो निचले न्यायालय है उनको आदेश देता है, उनको उनको आज्ञा देता है कुछ करने के लिए, कुछ न करने के लिए। इस प्रकार परमादेश में आज्ञा दी जाती है। उसी के साथ आता है एक अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। उसके बाद आता है उत्प्रेषण और एक होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो देखिए इनके अंतर को समझिए। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किस अधिकार से कोई व्यक्ति किस पद पर बैठा है या नियुक्त है। यानी कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो पद की नियुक्ति को जांच कर सकता है कि वो सही है, गलत है, या व्यक्ति की जो जिस पद पर नियुक्ति हुई है उसकी योग्यता की जांच कर सकता है। तो अधिकार परीक्षा के तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर बैठा है उसकी नियुक्ति की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। उसी के साथ जो प्रतिषेध है,
पहले तो अगर आपको प्रतिषेध शब्द का मीनिंग अर्थ पता होगा तो इसे समझना भी आसान होगा। जो कि देखिए, प्रतिषेध का अर्थ है मनाही, रोकना। आपने देखा होगा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी इसका इंग्लिश शब्द है प्रोहिबिटेड, यानी प्रतिषेध, यानी कि धूम्रपान प्रतिषेध है या फिर धूम्रपान मना है। तो इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय जो उसके निचले न्यायालय है उनको कार्य करने से रोक सकता है, कार्य करने के लिए उनको रोक सकता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय के बाद जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको, जिला न्यायालय है उनको। तो इसके अंतर्गत, प्रतिषेध के अंतर्गत ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो, उनको भी रोक सकता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण शब्द का देखिए, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण शब्द का अर्थ है मांग लेना, मांग लेना। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी भी मामले को मंगवा सकता है, अपने पास मंगवा सकता है, उसकी जांच कर सकता है। ऐसे मामले भी जिसमें जो उच्च न्यायालय है उसने सजा सुना दी हो, निर्णय दे दिया हो, उन मामलों को भी उच्चतम न्यायालय मंगवा सकता है, अपने पास मंगवा सकता है और उनकी जांच कर सकता है। तो ये पांच रिटें थी जो उच्चतम न्यायालय की अधिकार था, उनके पास, उच्चतम न्यायालय के पास ऐसा अधिकार था कि वो इन 5 रिटों को जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन के अंतर्गत। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ छोटे छोटे और दो सिद्धांत हैं। एक है पूर्व न्याय, पूर्व न्याय। इसमें बताया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय ने पहले किसी वाद पर निर्णय दे दिया है, निर्णय दे दिया है, तो दोबारा उस पर सुनवाई नहीं होगी। नहीं होगी, यह है पूर्व न्याय। इसी के साथ फिर एक आता है वादी प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों के हनन के तहत जा सकता है। यानी कि प्रतिवादी में है कि मूल अधिकारों का वंचित व्यक्ति ही उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अब देखिए, एक उच्चतम न्यायालय का एक हम केस देखते हैं, एक घटना देखते हैं जो कि 1979 की है। देखिए, एक घटना है 1979 की, घटना 1979 की। उच्चतम न्यायालय में एक वाद आता है जिसका नाम है, काफी फेमस है, हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून वाद। जो हुसैन आरा था वो बंदी था और जो उसकी वकील थी कपिल हिगो, कपिल हिगोरमा, जो थर्ड पर्सन थी, थर्ड पर्सन थी। तो कपिला हिगोराम ने केस के लिए अपील किया उच्चतम न्यायालय में, और हुसैन आरा जो कि वादी था, जो बंदी था, उसके तहत उसने केस फाइल किया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तो उसके तहत इसको स्वीकार किया गया
और फिर जो वादी प्रतिवादी था उसमें परिवर्तन आया। उसमें क्या आया? परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि अब इसके बाद क्या था कि थर्ड पर्सन को भी क्या बना माना गया? थर्ड पर्सन को भी के मूल अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय में आने का अधिकार दिया गया। यानी कि वंचितों के अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। और इसी के साथ जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हुआ, जिसे हम पीआईएल कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। इसी के साथ जनहित याचिकाओं का दौर शुरू हुआ और अनेक समस्याओं को उच्चतम न्यायालय पहुंचाया गया, जिससे इससे हुआ क्या कि जो अधिकारों का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया। उसी के साथ आर्टिकल 21 उसका विस्तार हो गया और जो निःशुल्क न्याय था उसकी परिकल्पना भारत में आई। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो न्याय था वो काफी, उसकी जो प्रक्रिया है वो काफी महंगी होती है, कि जो आम व्यक्ति है वो उच्चतम न्यायालय नहीं जाने की नहीं सोच सकता है। तो पीआईएल और जनहित याचिका आने के बाद कोई भी जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके बिहेव पे कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन जा सकता है, जैसे कि हुसैन आरा खातून वाद में हुआ। तो अब हम देखेंगे जनहित याचिकाओं को। देखिए जनहित याचिका पीआईएल, इंग्लिश में पीआईएल। तो हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून वाद या केस कह लीजिए, केस आधार था जनहित याचिकाओं का। ऑफिशियली यानी कि ऑफिशियल को कहते हैं औपचारिक तौर से, औपचारिक तौर पर जो जनहित याचिका है उसकी शुरुआत होती है एसपी गुप्तावाद से। एसपी गुप्ता केस से जो 1982 में, क्योंकि इसके अंतर्गत फिर समाचार पत्र, स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो, इंग्लिश में सुओ मोटो, यानी कि जो न्यायाधीश है वो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से भी किसी विवाद पर अपने फैसला सुना सकता है। और इसी के साथ जो डाकतार है, पत्तर है, इन सबको भी क्या मान लिया गया? जनहित याचिकाओं के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। इससे फायदा क्या हुआ जनहित याचिकाओं से? तो देखिए जनहित याचिकाओं का प्रभाव क्या हुआ। इनका प्रभाव हुआ कि जो सुनने का जो क्षेत्र था उसमें वृद्धि हो गई, न्याय था वो निःशुल्क हो गया, आर्टिकल 21 का विस्तार हो गया। इसकी समस्याएं क्या आई? देखिए समस्या आई कि ऐसे ऐसे याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में आने लगी, जैसे कि महिलाओं को लेकर, जैसे कि प्रदूषण को लेकर, जैसे कि पर्यावरण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जो कि संसद का काम था, जो कि विधायिका का काम था। ऐसी याचिकाएं न्यायालय में आने लगी और इन्हीं के साथ जो न्यायालय की जो आधिकारिकता है, जो प्रभाव क्षेत्र है, वो बढ़ने लगा। और आलोचकों ने इसका आलोचना की कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका के क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से हस्तक्षेप कर रही है, यानी उनके कामों में दखल अंदाजी कर रही है। ऐसा न्यायालय पे अपराध लगा और उसी के साथ एक सिद्धांत सामने आया जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका सक्रियता। तो न्यायपालिका सक्रियता यही है कि जब न्यायपालिका जो संविधान में वर्णित अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर स्वतः संज्ञान से कुछ ऐसे न्याय के प्रावधान करने लगे जो कि संसद का काम, जो कि संसद का क्षेत्र है। यानी कि सिंपल संसद के क्षेत्र, विधायिका के क्षेत्र में यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगे तो उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। इसी प्रकार न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत सामने आता है, जो आप अगर पढ़ना चाहें
पॉलिटी अगर आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, अगर आप उसको उसको उसमें आपको ग्रेजुएशन करनी है, आगे कुछ पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। नहीं तो इतना काफ़ी है इसके बारे में। तो इसी के साथ अगर हम इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में अगर हम निष्कर्ष देना चाहेंगे तो कहेंगे कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उसके अंतर्गत समन्वय समस्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, सामाजिक न्याय और समाज में संतुलन लाना। इसलिए जितना हो सके कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, ताकि जो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको पूर्ण किया जा सके। और आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहिए, पढ़ते रहिए। वैसे सॉरी, ईमानदारी का शब्द मैंने गलत कह दिया, क्योंकि ईमानदारी में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा था कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब पर्सनल अनुभव से मुझे लग रहा है कि होनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया। ईमानदारी सबसे बेकार पॉलिसी है इंडिया में, क्योंकि ईमानदार रहने से ईमानदार व्यक्ति को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, केवल दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको हमेशा धोखेबाज, गलत समझ लिया जाता है, और जो व्यक्ति धोखेबाज और बेईमान होता है उसी को हमेशा अच्छा समझा जाता है। उसी को अच्छा, जो जो व्यक्ति यूज करता है, केवल मतलब के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को अच्छा समझा जाता है। और जो व्यक्ति कभी आपको टच तक नहीं करता, कभी आपसे कुछ इच्छा नहीं रखता, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, उसको हमेशा धोखेबाज, बेईमान, बुरा समझ लिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो होनेस्टी है वो इंडिया के अंतर्गत वर्स्ट पॉलिसी है, क्योंकि आप जितने भी देख लीजिए, जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं उन्होंने काफी दुख सहन किया है, काफी दुख सहन किया है, और दुख ही मिलता है उनको जीवन में, हमेशा दुख मिलता है। अब देखिए, जो मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन हम तो अपनी पॉलिसी पर हमने पढ़ा है, महान लोगों ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फल लेट सेट मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। तो आप भी ऑनेस्टी अपनाइए। अगर आप जल्दी दुख ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी में शुरू में काफी दुख सहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो लाइफ मिलती है ऑनेस्टी से, जो चरित्र आपका बनता है, जो करेक्टर आपका बनता है, जो करेक्टर आपका निखरता है, जो पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, वो कुछ समय के अच्छे के लिए आप कुछ समय के लिए बेईमान बन के जो खुशियां आप पाएंगे, लेकिन बाद में जो उसका परिणाम होगा वो आपको परेशान कर देगा। इसलिए जीवन में ऑनेस्टी हमेशा बनाए रखिए, अपने जीवन में ऑनेस्टी को अपनाइए। तो ऐसे पढ़ते रहिए। आप जैसे देखिए, अगर मैंने इथिक्स जीवन में मूल्य आवश्यक है, इथिक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने जब इथिक्स पढ़ी तो मुझे जीवन में, अपने जीवन में ऐसे ऐसे सत्य दिखाई देने लगे जो पहले नहीं दिखाई देते थे, जो पहले नहीं। मैं भी पहले सामान्य विचारों का व्यक्ति था, मैं भी जल्दी गुस्सा, किसी के जज्बातों को नहीं समझना, किसी को कम आंकना, खुद को सेंटर में रखकर बातें करना, घमंड की बातें करना, ऐसे करता था। और जब से मैंने इथिक्स पढ़ी है और अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा है, जैसे कि मैनुअल कांट को, सुकरात को, जैसे कि मार्क्स को, इन सबको जब से मैंने पढ़ा है, तो जब से ओशो एक दार्शनिक रहे, महान दार्शनिक रहे भारत के, तो इन महान विचारों को पढ़िए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे कितना परिवर्तन है। और ये परिवर्तन मेरे जीवन में आज से नहीं, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था तब से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसे जीवन बिल्कुल पलट जाता है। जीवन में सत्यता और निरंतर एक राह दिखाई देता है, सत्य का राह, जिसपे हमें चलना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि एक अच्छे मेंटर का काम है कि वो एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ में आपको जीवन में नैतिक मूल्य अवश्य सिखाए। नैतिक मूल्य की गिरावट आज समाज में देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए, जो ये तथ्यात्मक जानकारी है, एकेडमिक जानकारी, हमसे कहीं ज्यादा गूगल और एआई हमसे कहीं अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। आज के समय में जो कमी है वो नैतिक मूल्यों की है, नैतिक गिरावट की है। तो एक अच्छे मेंटर, आपका एक अच्छा बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जीवन में नैतिक मूल्य, अच्छे मूल्य, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ये साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में अच्छी बातें, अच्छी चीजें सिखाता रहूँ, अच्छी बातें बताता रहूँ। क्योंकि जितना मैंने अल्प अपने पर्सनल जीवन अनुभव से, पर्सनल अनुभव से या फिर किताबों से, किताबी ज्ञान से जो मैंने अर्जित किया है,
वो आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, आपको ज़्यादा ज्ञान दे दिया, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन जीवन में निरंतर पढ़ते रहिए, अनेक विचारों को पढ़ते रहिए, अगर आपको जानना है। क्योंकि देखिए, ईमानदारी वहां अच्छी लगती है जहां उसकी कदर हो। भारत में ईमानदार लोगों की और ईमानदारी कदर नहीं है। कि जितने ईमानदार लोग हैं आप देखिए, उनको बहुत अपने ही लोगों का विरोध करना पड़ता है। मैंने कहीं एक कोट देखा था जिसपे श्री कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी। देखो, मुझे नहीं पता श्री कृष्ण है या नहीं है, आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, मुझे भी खुद भी नहीं पता है मैं बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जानने का इच्छुक हूँ। जब तक मुझे लॉजिकल और जानने की इच्छा रहती है, मैं जानता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए मुझे अभी तक नहीं पता है कि है थे नहीं थे क्या थे। जो भी था, चलो अच्छा है। लेकिन मैंने कहीं देखा था कोट कि उसमें लिखा था कि आपको चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा आपके अपने परिवार के लोग होते हैं। तो इस बात से हमेशा सचेत रहिए। क्योंकि देखिए, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको। एक जो लड़की है, उसका सबसे पहले विरोध समाज नहीं करता, उसका सबसे ज्यादा विरोध उसके घर के परिवार के लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, एक लड़की पर उसकी लड़की की स्वतंत्रता छीनने में सबसे पहला हाथ किसका है? समाज का। समाज बाद में छीनता है, सबसे पहले उसका भाई, उसका पिता लड़की की स्वतंत्रता छीनता है। और आप किसी भी विकसित देश में देख लीजिए, किसी भी विकसित देश में उसके विकास विकसित होने का कारण यही मिलेगा कि वह महिलाओं की जो समानता है, महिलाओं की समानता की जो, और महिलाओं की जो भागीदारी है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप निर्णय लेने में देख लीजिए, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं भी सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं भी पार्लियामेंट संसद में देख लीजिए, आप विकसित राष्ट्र देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, जापान, किसी को, चीन, किसी को देख लीजिए, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए वे देश विकसित है। हमारे यहाँ महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। हमारे यहाँ हम कितने विकसित हो जाएं, लेकिन ये आज भी एक पुरुष ही तय करता है कि किसी महिला को किसके साथ बच्चे पैदा करने हैं। भारत में महिलाओं केवल बच्चे पैदा करने की मशीनें समझाता है। लेकिन मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं है। और भारत का जो अरेंज मैरिज या विवाह पद्धति है, उसमें एक महिलाओं को बच्चे पैदा करने के अलावा उसके अलावा कुछ समझा नहीं जाता है। उसको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जो पति कहेगा वो करना पड़ेगा, जो ससुर कहेगा वो करना पड़ेगा, जो पिता कहेगा वो करना पड़ेगा, जो भाई कहेगा वो करना पड़ेगा। उसका अपना निर्णय कहीं नहीं है। इसलिए मैंने आज से कई साल पहले, जब मैं 12th में था, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगा। और होश का तो मैं 2025 में प्लान कर रहा हूँ, जून या मई के बाद मैं अपनी सर्जरी करवा लूँ, जिसे वेस्कुटोमी सर्जरी कहते हैं। इसके पीछे मेरे अपने तर्क हैं। क्योंकि देखिए, एक तो जो जनसंख्या नियंत्रण होगी इससे, क्योंकि केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जनसंख्या नियंत्रण करने का। पुरुष हमेशा इन चीजों से बच जाता है और सारा आक्षेप महिलाओं पर लगा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण तो महिलाओं का काम है। ऐसा नहीं है, पुरुष का भी काम है। दूसरा मेरा तर्क ये है कि एक भारत का सभ्य नागरिक और अच्छा नागरिक होने के नाते मैं जनसंख्या कंट्रोल में अपना कंट्रीब्यूट करूं। और उसी के साथ ये तो है ही कि जो महिलाएं हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। 12th में मैंने सोचा था कि मैं, मेरी होने वाली वाइफ है, उसको ये पेन कभी ना दूं और उसको बच्चे पैदा करने की मशीन न समझूं। एक महिलाओं का भी अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, उनके भी अपने सपने होते हैं, उनके भी अपने एक खुशी का लेवल होता है। वो चाहती है कि अपने जीवन में खुशियां बिखेरे। इसीलिए मेरा ऐसा पर्सन मानना है। लेकिन भारत में महिलाओं को बिल्कुल कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ये उसके परिवार के पुरुष सदस्य तय करते हैं, उसके भाई या उसके पिता या जो भी पुरुष सदस्य हैं वो तय करते हैं। महिलाओं को खुद के निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है। तो इन्हीं सभी कमियों के साथ मुझे लगता है कि भारत अभी तक विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया है। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जब तक समाज में सम्मान नहीं होगी, उनको निर्णय लेने के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उनको क्षमता नहीं दी जाएगी, तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, विकासशील की तरफ नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, जहां भी जो भी अच्छे राष्ट्र हैं, क्योंकि देखिए करने में और कहने में फर्क है। क्योंकि देखिए, जितनी बेकार स्थिति भारत में प्रदूषण व्यवस्था वायु की है, प्रदूषण की है, जितनी गंदी स्थिति हमारी नदियों की है, जितनी गंदी स्थिति हमारे क्लाइमेट चेंज वगैरह इनकी है, हमारे वनों की है, वैसी स्थिति कहीं भी नहीं है। आप अमेरिका की नदियां देख लीजिए, यूरोप की नदियां देख लीजिए, इतनी साफ नदियां हैं। ऐसा कहा, चीन की नदियों के जो नाले हैं
उसके अंदर मछलियां तैर रही हैं, हमारे यहाँ गंगा में मछलियां मर रही हैं। तो देखिए पता नहीं कैसे अंधविश्वास वाले लोग हैं, और जब तक ये अंधविश्वास नहीं छोड़ेंगे हम विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक महिलाएं विरोध नहीं करेंगी, और विरोध हमेशा याद रखिएगा, विरोध आपको अपने परिवार से करना होगा, तभी आप स्वतंत्रता पा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि हमारी लड़ाई है ना, वो किसी और से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हमारे ही खुद के परिवार से है, अपने ही लोगों से है। आप किसी को भी देख लीजिए, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अपने बहन को जो पत्र लिखा था उसमें स्वयं लिखा था कि जो मेरा साथ है वो मेरे ही देश के लोगों ने नहीं दिया। विदेश में मेरी काफी ख्याति है, काफी मैंने नाम किया, लेकिन मेरे देश के लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, मेरे देश के लोगों ने मेरी टांगे खींची हैं। और जो अंग्रेज इतने समय तक हम पर राज करके गए, उसी का कारण भी यही है कि हमारे देश के लोगों ने गद्दारी की थी, उन्हीं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण हमें इतने समय तक गुलाम रहना पड़ा। और वही लोग आज मिलेनियर बिलियनियर बन के भारत में बैठे हुए हैं, राजनेता भारत में बैठे हुए हैं, जिनका स्वरूप बदल गया है, लेकिन अभी भी वही गुलामी के, और उनकी जो विचारधारा है वही है, और वही अभी भी वही गुलाम कर रहे हैं। बस शासन के पत्ती चेंज हुई है, व्यक्ति चेंज हुए हैं, स्वरूप वही है। पहले एक ब्रिटिश कंपनी थी जो भारत पर राज कर रही थी, आज कुछ चंद राजनेता हैं जो भारत पर राज कर रहे हैं। इसी के साथ अपने पढ़ते रहिए, अपने जो जानकारी है उसको विकसित करते रहिए, महान महान लोगों के दर्शन को पढ़ते रहिए, विचारों को पढ़ते रहिए, और हमेशा याद रखिए कि विरोध कीजिए। क्योंकि भारत जैसे देश में मुझे नहीं लगता मांगने से कुछ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा नैतिक होने से लोग आपको कमजोर सोचने लगते हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। इसलिए अगर ये सोचेंगे कि मैं चुप रह के, अच्छा रह के, जो ऊपर वाला करेगा या जो होगा वो जीवन हो जाएगा। पहले मेरा भी ऐसा ही मानना था, मैं भी ये मानता था कि ठीक है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, हमें विरोध नहीं करना चाहिए बड़ों का, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं भी काफी नैतिक बना, काफी अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, केवल और केवल दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं मिला। अब मेरा जो रवैया है वो विरोध का है, मैं खुला विरोध करूंगा। जो मेरी लॉजिकल बातों पर, लॉजिक से बातें अगर मुझे नहीं तय होंगी तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा, चाहे वो मेरे अपने परिवार के लोग हों, चाहे मेरे अपने माता पिता हों, कोई भी हो। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।